अध्याय 11। टेस्ट पेपर को हॉर्न बी योन की ओर घुमाने के बाद मैंने गंभीर भाव से उससे पूछा, सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि यह एक बकवास सवाल है? बकवास? ओह, आप नहीं जानते। मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्या है। नहीं, आप इतने बूढ़े हैं और नहीं जानते कि एक बकवास सवाल क्या है। आप नियमित आधार पर क्या कर रहे हैं? पार्ट नोट: इसे बकवास प्रश्नोत्तरी भी कहा जाता है। यह कोरिया में प्रसिद्ध है। यह एक प्रकार की मज़ेदार पहेली है जिसका सामान्यतः कोई मतलब नहीं होता। उसी समय मुझे ये तथ्य याद आया कि वह हॉर्न बी योन थी। मैं आश्वस्त हूँ, ऐसे घरेलू माहौल में ये निश्चित रूप से संभव था। बल्कि मैंने तुरंत हॉर्न बी योन पर हमला कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि यह एक अच्छी रणनीति थी। मुर्गे के किस भाग में सबसे अधिक पंख होते हैं? एक यादृच्छिक प्रश्न। लेकिन जैसे ही वह वहां बैठी, हॉर्न बी योन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई क्योंकि उसने ईमानदारी से विचार मंथन करना शुरू कर दिया, यह विश्वास करते हुए कि मैं कभी भी बेकार प्रश्न नहीं पूछूंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी उंगलियों से अपनी बांह को थपथपाया, और कुछ देर तक सोचने के बाद वह उत्तर लेकर आई। पूंछ? गलत। फिर पिछला क्षेत्र? ऐसा भी नहीं। उसने मुझे इस भाव से देखा मानो पूछ रही हो कि उत्तर क्या है, इसलिए मैंने तुरंत उत्तर दिया, बाहरी भाग। क्यों? मैंने तुमसे कहा था कि यह रचनात्मकता का मामला था। हॉर्न बी योन ने अपने होंठ थोड़े से खोले और भयानक भाव से मेरी ओर देखा। नहीं, वास्तव में यह समस्या कैसी लगती है? क्या आप इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं? हाँ, इस समस्या को देखो। यह उन सूत्रों और युक्तियों से बना है जिन्हें आप नहीं जानते हैं। आप ये जानते हैं, है ना? बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपको इसे अपनी रचनात्मकता से ही हल करना होगा। लेकिन क्या उस रचनात्मकता को हमेशा की तरह याद रखना संभव है? नहीं। सही। मैंने उसे बहस करने का मौका ही नहीं दिया। तेज तर्रार तोप की तरह मैंने केवल वही दागा जो मुझे कहना था। तुम्हें पता है क्या, अतीत के जादूगरों ने धीरे धीरे अपना जादू विकसित किया, लेकिन उन्होंने हर छोटे विकास में रचनात्मकता की एक बूंद जोड़ दी। फिर किसी समय आधुनिक युग आ गया। बस इतना ही। मैंने इसे एक ट्यूटोरियल स्टोरी में पढ़ा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे इस तरह इस्तेमाल करूंगा। क्या आप जानते हैं क्यों? बहुत सारे मंत्रों और युक्तियों को जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक जादूगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात इससे परे सोचना है। परे सोचो। हाँ, हॉर्न बी योन ने ये देखने के लिए अपने कान ऊपर उठाए कि क्या कोई परिचित शब्द दिखाई देता है। हाँ, मैंने इसका अनुमान लगाया। मेरे द्वारा कहे गए अधिकांश शब्द हॉर्न बी योन से जुड़ी खोजों से संबंधित थे। दूसरे शब्दों में, उसकी सबसे बड़ी चिंता मेरे मुंह से निकल रही थी। अपनी सोच की सीमाओं के बाहर की दुनिया को देखें। इतिहास साबित करता है कि जादू छोटे से छोटे परिवर्तन के साथ भी विस्फोटक रूप से बढ़ सकता है। लेकिन आपकी सोच केवल वहीं तक सीमित क्यों है जो आप देखते हैं? क्या किसी मंत्र को याद कर लेना और उसका प्रयोग कर देना ठीक है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हॉर्न बी योन ने मेरी बात चुपचाप सुनी। आप विश्लेषणात्मक रूप से सोचने, तर्कसंगत रूप से निर्णय लेने और कृत्रिम रूप से याद रखने की क्षमता में मुझसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन आपके पास रचनात्मकता की कमी है जो एक जादूगर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सच कहूं तो ये लगभग बकवास था। वे सभी हॉर्न बी योन के पसंदीदा शब्द थे जो उसकी बेकार कॉमिक किताबों से लिए गए थे जो वह पढ़ती थी। मैंने कुछ कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन आप होशियार हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप सब कुछ समझ गए हैं, है ना? बेशक, यह आश्चर्यजनक है, यहाँ तक कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैंने अभी क्या कहा था। लेकिन जैसे उसे सचमुच कुछ समझ आ गया हो, उसकी अभिव्यक्ति पहले से भी अधिक गंभीर हो गई। इस लड़की का क्या कसूर था? वह मुझसे झूठ बोलकर मुझे दोषी महसूस करा रही थी। मुझे खुशी है कि आप समझ गए। आखिरकार, आप एक राजकुमारी हैं, और स्वाभाविक रूप से स्मार्ट हैं। अब से, मैं तुम्हें इससे परे सोचना सिखाऊंगा। मैं समझा सकता हूँ कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए, लेकिन अगली बार जब ऐसा कुछ सामने आएगा, तो आप इसे उस तरह से कभी भी हल नहीं कर पाएंगे।
हॉन बियोन ने तुरंत अपना सिर हिलाया, जैसे कि ये दर्शा रहा हो कि उसने अंतिम शब्दों को ठीक से समझ लिया है। तो फिर चलो तुरंत शुरू करें। जब मैंने कहा कि मैं अंततः ईमानदारी से शुरुआत करूंगा, तो हॉन बियोन ने अपने चेहरे पर प्रत्याशित दृष्टि के साथ मेरे मुंह पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने कहा, अगर घोड़ा नाराज हो गया तो क्या होगा? जवाब में उसका चेहरा सख्त हो गया। इतनी लंबी व्याख्या के बाद यह एक और बकवास सवाल था। हॉन बियोन ने फिर से अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन मैं नहीं रुका और दोबारा हमला किया। क्या होगा यदि घोड़ा क्रोधित हो जाए? यह क्या है? मुझे नहीं पता। उसे कुछ मतिभ्रम की दवाइयां दो। हॉन बियोन काफी उत्तेजित थी, लेकिन पहले के विपरीत उसने मुझ पर कोई आपत्ति नहीं जताई। यह अद्भुत प्रभाव था। मैं उस पर हमला करता रहा। क्या होगा अगर मैं बिस्तर को धक्का देकर उसे पलट दूं? मुझे नहीं पता। हमारे पास एक बैडमिंटन कोर्ट है। क्या होगा यदि आप जाने नहीं देना चाहते? मुझे नहीं पता। बस मुझे कैंची या पत्थर दे दो। हॉन बियोन, जो पहले से ही मेरे रैपिड फायर हमले के तहत अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में खराबी का सामना कर रही थी, और अधिक हताश हो गई। इसे देखना भी काफी मजेदार था और ऐसा लगा जैसे मैंने खेलने के लिए कुछ नया खोजा है। लेकिन पहले के विपरीत उसने अब कोई आपत्ति नहीं जताई। ऐसा लगता है कि जो बकवास मैंने अभी अभी उगली है, उसके कुछ फायदे हैं। क्या होगा यदि पृथ्वी रोए? वह गीली मिट्टी बन जाती है। कौन सा पौधा उखाड़ने पर आपको रुला देगा? बोझ। ये दिलचस्प था, बहुत मजेदार था। मैं मजाक कर रहा था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे सीमा लंघ दी। क्या होगा यदि सीगल खाड़ी के ऊपर से उड़े? जैसा कि मैंने कहा, यह कोई बकवास सवाल नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो डैडी के झूठ के दायरे के करीब था। अरे नहीं, ये बात ठीक ने अच्छी। अगर मैं उसे सही उत्तर बताऊं तो भी उसे यकीन नहीं होगा। ऐसा लगा कि हॉन बियोन ने देख लिया कि मैं बकवास कर रहा हूं, लेकिन अब क्या? लेकिन उन्हें बैगल्स कहा जाएगा। हॉन बियोन को सही उत्तर मिला। हुँ, हुँ, आपने सही समझा। जब मैंने हैरान चेहरे के साथ उत्तर दिया, तो हॉन बियोन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वाह, ये पहली बार था जब मैंने खेल और वास्तविक जीवन दोनों में उसकी मुस्कान देखी थी। ओह, जैसा कि एक राजकुमारी से अपेक्षा की जाती है। आपकी रचनात्मकता असाधारण है। जब मैंने उसकी चापलूसी की तो हॉन बियोन ने अपनी अभिव्यक्ति सख्त कर ली, लेकिन ये देखकर कि उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वह वैसे भी अच्छा महसूस कर रही थी। मुझे अगला प्रश्न दीजिए। इस तरह मैंने देर रात तक हॉन बियोन को एक विशेष व्याख्यान दिया। हॉन बियोन के विशेष व्याख्यान को समाप्त करने के बाद मैंने तुरंत अकादमी स्थल छोड़ दिया और आर्केनियम की ओर चल पड़ा। मुझे एक किताब की दुकान पर जाना था। क्या वह सचमुच उस सब पर विश्वास करती है? मैंने अभी जो किया उसके बारे में सोचकर मुझे शर्मिंदगी और अपराध बोध महसूस हुआ। हॉन बियोन, वह स्पष्ट रूप से एक अच्छी और चतुर जादूगरनी थी, लेकिन उसका नुकसान ये था कि उसकी सोच रूढ़िवादी थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मुझे उसका फायदा उठाना चाहिए था। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह वैसे भी एक खलनायिका है। मैं इसकी मदद नहीं कर सका। अभी मेरी आंखों के सामने जादुई तलवार के रूप में अर्जेंटो की छवि घूम रही थी। अकादमी की साजिश में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए मुझे जल्द से जल्द अर्जेंटो को एक जादुई तलवार में बदलना होगा। आइए इसके बारे में सोचना बंद करें। मुझे किताबें भी खरीदनी हैं। कल मुझे अपने प्रमुख पाठ्यक्रम के लिए किताबों की आवश्यकता होगी क्योंकि मैं व्यावहारिक कक्षाएं और व्याख्यान लेने जा रहा था। जैसे ही मैं जादुई शहर आर्केनियम की सड़कों से गुजरा, रंगीन मैच टॉवर और कई जादू अकादमियों का एक मनोरम दृश्य सामने आया। गाड़ियों का नेतृत्व पंख वाले घोड़ों द्वारा किया जाता था और छोटे तैरते द्वीप हवा में मंडराते थे। सड़कों पर छात्रों की काफी भीड़ थी, जिनमें मैं भी शामिल था, जो जल्दी जल्दी किताबें खरीदने के लिए निकले थे। स्त्री पुरुष जोड़े में घूमते देखे जा सकते थे। वे सचमुच बहुत खुश थे। वे युवा। सड़कें खूबसूरती से पक्की थीं और रंग बिरंगी रोशनी वाली इमारतें एक के बाद एक कतार में खड़ी थीं। जैसे ही मैंने जादुई इंजीनियरिंग का सार देखते हुए एक गली में प्रवेश किया,
मैंने तुरंत दूर जाने के लिए फ्लैश सक्रिय कर दिया। क्या ये यहाँ है? मुझे याद नहीं आ रहा। खेल में कोई स्वचालित रूप से व्याख्यान सुने दबा सकता है, लेकिन वास्तव में उसे एक प्रमुख पुस्तक की आवश्यकता होती है। एक और बेतुकी बात यह थी कि ग्रेड में वृद्धि इस बात पर निर्भर करती थी कि किस प्रमुख पुस्तक का उपयोग किया गया था। सबसे पहले मुझे शहर के एक काफी प्रसिद्ध किताबों की दुकान से किताबें खरीदने की याद आई। वहाँ कई तरह की किताबों के साथ साथ बहुत सारे ग्राहक भी थे, इसलिए मैंने सोचा कि वैसे भी यह बेहतर है। लेकिन मैं गलत था। बाद में खिलाड़ियों को पता चला कि पूरे शहर में छुपी हुई किताबें थीं जो ग्रेड में इजाफा करती थीं। विशेष रूप से वह किताब की दुकान जहां ऐसी किताबें सबसे अधिक बार छिपाई जाती थीं, वह नामहीन किताबों की दुकान थी। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका साइनबोर्ड खाली था। कुछ देर तक गली में घूमने के बाद मैं एक अनाम किताबों की दुकान पर पहुंचा। ये काफी पुरानी जगह थी। जैसे ही मैंने ढहती हुई किताबों की दुकान का लकड़ी का दरवाजा खोला, जो ऐसा लग रहा था जैसे ये भूतों को भी डरा देगा, बासी किताबों की गंध ने मेरा स्वागत किया। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी ऊँघ रहा था। उस विकृत बूढ़े व्यक्ति ने ऐसे ही झपकी लेने का नाटक किया और जादुई पहचान कौशल से मेहमानों को देखा। खैर, लंबे समय तक जीवित रहने वाले जादूगरों के बारे में हमेशा कुछ अनोखा होता था। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। ये काफी पुराना था, लेकिन इसमें मायला के हस्तलिखित नोट्स थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 10 साल पहले स्टेला अकादमी से एक शीर्ष छात्र के रूप में स्नातक किया था। मुझे नहीं पता था कि इसे यहाँ क्यों बेचा जा रहा था। हालांकि, यदि आप उन हस्तलिखित नोट्स के साथ जादुई इंजीनियरिंग की कक्षा लेते हैं, तो आपको लगभग बिना किसी शर्त के पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। मेरे ग्रेड वास्तव में मायने नहीं रखते क्योंकि मेरे पास सेंटिएंट स्पेक था, लेकिन अंदर छिपी हुई रेसिपी संग्रहित थी, इसलिए मुझे बाद में कुछ उपयोगी मिल सकता है। जब तक मेरे पास वह है, मैं इसका बाकी हिस्सा सिर्फ सादे किताबों से पढ़ सकता हूँ। आखिरकार, सेंटिएंट स्पेक की बदौलत मुझे परफेक्ट को मिला। आइए देखें। मुझे लगता है कि मुझे यह मिल गया। इसे किसी ने छुआ भी नहीं था। मेला का नाम मैजिक इंजीनियरिंग थ्योरी हस्तलिखित नोट्स पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। कुछ लोग कह सकते हैं कि हाथ पर बहुत सारे दाग होना कष्टप्रद था, लेकिन यह मेरे लिए फायदेमंद था। वैसे पुरानी किताबें हमेशा बेहतर होती थीं। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, दूसरी तरफ से एक सफेद कलाई दिखाई दी और उसने मेरी चुनी हुई किताब पकड़ ली। डॉट डॉट डॉट। ओह! मैंने अपना सिर थोड़ा घुमाया और देखा कि एक आसमानी नीले बालों वाली लड़की, जो मुझसे थोड़ी छोटी थी, अपने हाथों को इस तरह खींच रही थी मानो उनमें आग लगी हो। जब मैंने अपने हाथ संभाले, तो जब मैंने उसे देखा तो मैं सचमुच हतप्रभ रह गया। ईज़ेल, क्या तुम मुझे जानते हो? ओह! आप जानते हैं कि आप प्रसिद्ध हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि आइज़ेल मॉफ, जिसे मिजरेबल मिस्ट्रेस भी कहा जाता है, अपनी बाहों में एक पुरानी इस्तेमाल की हुई किताब लेकर मुझे देख रही थी। उसने अपने लहराते आसमानी नीले बालों को झटक दिया और मुझे गौर से देखने लगी। ओह! आप, पहले वाले। ओह! यह अच्छा है कि तुम मुझे याद करते हो, लेकिन क्या तुम्हें ये याद नहीं कि हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं? आइज़ेल कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर अपना सिर हिलाया। मैंने पहले की चर्चा का आनंद लिया। ये काफी निराशाजनक था कि आपने इसे अंत तक नहीं समझाया। जरा सोचिए, आइज़ेल उन सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सका। इसलिए, समस्या को हल करने का प्रयास करते समय, मायूसोन के साथ संबंध बनाने की कोई कहानी हो भी सकती है और नहीं भी। वैसे भी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, उसने शांत भाव से अपना सिर घुमाते हुए कहा और दूसरी ओर चली गई। वैसे, वह उस दुकान में क्यों थी जो पुरानी किताबें बेचती है? मैंने जल्दी से मायला की नोटबुक निकाली। चूंकि मैंने इसे नहीं खोया था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर मैंने एक-एक करके अन्य किताबें निकाली और तिरछी नज़र ईज़ल पर डाली। वह एक के बाद एक किताबें निकाल रही थी, लेकिन अजीब बात है कि उसे कीमत की परवाह थी। ओह! ये बात है। ये किताबों की दुकान मुख्य रूप से सेकंड हैंड किताबें बेचती है, इसलिए शायद ही कोई यहाँ आता है जब तक कि वह मेरे जैसा गरीब छात्र न हो।
हालांकि आर्केनियम के 5 प्रतिष्ठित स्कूलों में प्रवेश केवल वास्तव में अमीर लोगों के लिए था। इसका मतलब यह था कि मेरी पृष्ठभूमि वाले कुछ छात्रों को अपने माता-पिता की मृत्यु से ठीक पहले अपनी ट्यूशन फीस बढ़ाने के लिए अपने जीवन की सारी बचत खर्च करनी होगी। दूसरे शब्दों में, एक कामचलाऊ किताबों की दुकान में आने का मतलब ये होगा कि वह भी मेरी तरह ही गरीब थी। ये थोड़ा दुखद है। कहानी खत्म। अलविदा।